वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड के कुछ अणुओं जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। आज ठीक उसी के आगे जो है हम लोग डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के कुछ अणुओं के बारे में जानेंगे, उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है तथा उसके कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा गहरापन रहेगा, आप लोग ध्यान से देखें और समझेंगे। डाइसेकेराइड के अंतर्गत आने वाले कुछ यौगिक हैं जैसे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इन सभी का अणुसूत्र एक ही होता है C12H22O11। अगर इन सभी अणुओं का जल अपघटन कराया जाता है H2O, जल अपघटन के फलस्वरूप जो होता है, अगर माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर लैक्टोज का जल अपघटन कराया जाए H2O, तो यहां पर बीटा डी ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होंगे। उसी तरह से सुक्रोज में भी H2O, अगर इसका जल अपघटन कराया जाए तो यहां पर बीटा डी ग्लूकोज और आपका प्राप्त होता है अल्फा डी फ्रक्टोज। इस तरह से मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। आइए अब इन सबका स्ट्रक्चर हम डिटेल में अध्ययन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम माल्टोज की संरचना को देखेंगे। माल्टोज की इसकी साइक्लिक संरचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने जाना अगर माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणुओं में टूट जाते हैं। तो हम सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु बना लेते हैं। अब पिछले जो है थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। आप जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज में जो पहला कार्बन होता है, पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड होते हैं। अब जितने भी राइट साइड के समूह हैं उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं OH OH H OH CH2OH। आप ये CH2OH अर्थात जो छठवां कार्बन है वो सदैव जो है ऊपर की तरफ रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर आपका आ जाता है H OH, ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोज का एक अणु है। ठीक इसी तरह से अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा अणु हम बना लेते हैं। वो इसी का कॉपी रहेगा OH H OH H, यहाँ पर OH H CH2OH H OH H। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा अणु है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जल निकल जाता है, जल का एक अणु निकल जाता है कार्बन संख्या 1 के OH से और कार्बन संख्या दूसरे ग्लूकोज के कार्बन संख्या चौथे के हाइड्रॉक्सिल समूह से OH निकल जाता है। कहने का मतलब यहाँ से जल का निष्कासन हो जाता है
H2O। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है दूसरे ग्लूकोज को जोड़ने का काम करता है, एक ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ जाता है जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा हम ग्लूकोज बनाते हैं, दूसरा ग्लूकोज कुछ इस प्रकार होता है। अब हम कंपाउंडों को पहले की तरह लिख लेते हैं। ये आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा OH। आपने देखा कि ये पहला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके ऊपर ये छठवां कार्बन तो CH2OH। अब पहले और चौथे कार्बन इसमें देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले और चौथे के बीच एक बंध पाया जाता है, एक ऑक्साइड बंध होता है जिसे हम दूसरे शब्दों में ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा होता है इसलिए इसे ऑक्साइड बंध कहते हैं। अब यहाँ पर हम कंपाउंडों को पहले की तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका बचेगा H, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H। यहाँ पर आपका H, OH, H, OH, OH, H, CH2OH, H। यही होता है बेटा आपका जो है माल्टोज की संरचना होता है। किसकी संरचना है? माल्टोज। माल्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर यही होता है। इस बंध को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध। चूंकि दोनों अल्फा कंपाउंड है इसलिए इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम इसके कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं कि जो आपका माल्टोज कंपाउंड होता है वो डाइसैकेराइड होता है। कैसा कंपाउंड है? डाइसैकेराइड है। और ये डाइसैकेराइड कंपाउंड होने के कारण इनमें जो होता है अपचायक गुण पाया जाता है। अर्थात जैसे कोई भी अपचायक ले लें, फेलिंग सोल्यूशन ले लें या टॉलिन अभिकर्मक ले लें, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये फेलिंग सोल्यूशन और टॉलिन अभिकर्मक को माल्टोज क्या करता है, वो उसको अपचयित कर देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम टॉलिन अभिकर्मक ले लें Ag2O, तो यह ऑक्सीजन माल्टोज में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा और ये जो होता है सिल्वर जो है स्वयं अपचयित हो जाता है Ag2 के रूप में, मतलब 2 सिल्वर निकल जाते हैं, अपक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए ये जो आपके होते हैं माल्टोज होता है इनमें अपचायक का गुण भी पाया जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, माल्टोज में कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 4 के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है जो आपस में दो यौगिकों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इस तरह से ये माल्टोज रहा है। अब इसके आगे हम जो है अगला आपका जो कंपाउंड है वो लैक्टोज है। लैक्टोज की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। लैक्टोज जो होता है यह एक प्रकार का शुगर होता है जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूध में पाया जाता है, अर्थात मिल्क में पाया जाता है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। यह भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने अणु? 2 अणु। देखिए है लैक्टोज। लैक्टोज का सूत्र होता है C12H22O11। अगर इनका जल अपघटन कराया जाए जल के एक अणुओं के साथ, ये मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं में टूटते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। इसके 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं दोनों अणुओं को पुनः जो है डिहाइड्रेट करा जाए, अगर पुनः इनको जोड़ा जाए
अब हम पहले आइए देखते हैं, अगर इसके संरचना को समझना है तो पहले हम इन दोनों अणुओं को लिखना पड़ेगा, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। अगर आपको संरचना को समझना है तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लेंगे। यहाँ पर अब आप जानते हैं बीटा डी ग्लूकोज कैसे हुआ, क्योंकि इसका हाइड्रॉक्सिल समूह जो ग्लूकोज डी ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, ये देखिए पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। आप जानते हैं पहले कार्बन और पांचों कार्बन के बीच ऑक्सीजन बंध इस तरह से जुड़ा होता है। यहाँ पर अगर OH किस दिशा में है, राइट दिशा में है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर यही OH लेफ्ट दिशा में है और H राइट दिशा में है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। बस यही है, पहले कार्बन पर खेल है इस चीज, और बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसे OH H OH H OH H और यहाँ पर आपका है H CH2OH। ये होता है बीटा डी ग्लूकोज की संरचना। इसी संरचना को हम साइक्लिक हार्म अर्थात हावर्थ की संरचना का रूप देंगे और उसी के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि बीटा डी ग्लूकोज किस दिशा में था, लेफ्ट दिशा में था। तो हम सबसे पहले जो राइट दिशा में है उसको नीचे की तरफ लिख लेते हैं, H OH 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 और यहाँ पर CH2OH। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं OH H H। ये होता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक इसी तरह से दूसरी संरचना भी हम बनाएंगे। यहाँ पर H OH H H CH2OH। ये सदैव CH2 जो छठवां कार्बन होता है वो सदैव टॉप पर रहता है, ऊपर रहता है, इतना आप ध्यान देंगे। फिर अब जो बच रहा है OH H OH। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रॉक्सिल समूह देखेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये इधर ऊपर है, इधर नीचे, इधर ऊपर है, फिर यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर फिर नीचे है, तो फिर OH ऊपर है। कहने मतलब ये जो बीटा डी ग्लूकोज होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इसका जल अपघटन कराया जाए, जल अपघटन कराएंगे तो पहले ग्लूकोज के पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है का हाइड्रॉक्सिल समूह दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन का हाइड्रॉक्सिल समूह से जल निकल जाएगा। इससे H निकलेगा और इससे OH निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक बंध पाया जाता है जिसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। यहाँ से H2O जल निकल गया। अब हम निकाल करके जो ऑक्सीजन क्या करता है, इस के साथ इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जोड़ दीजिए। दूसरा ग्लूकोज हम बनाते हैं। ठीक, ये आपका समझना। इसी को बना लीजिए OH H OH H OH H CH2OH H। अब क्या होता है, इससे और इससे ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। ऑक्साइड बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध भी कहते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। CH2OH।
एच 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 एच, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसमें भी आपका वही होगा। इस तरह से ये आपका लैक्टोज का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। किसका? लैक्टोज। अब लैक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है वो किससे बना है? बीटा डी ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना है। इन दोनों अणुओं का जल अपघटन कराया गया तो जल का एक अणु निकला, और निकलने के बाद ये दोनों जो है ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। अब ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़े हैं तो इसलिए यहाँ पर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा मोनोसेकेराइड भाग ले रहा है? बीटा सेकेराइड भाग ले रहा है, बीटा डी ग्लूकोज भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पर बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध, इस बंध को बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। इसके पहले वाले में आपने देखा था कि यहाँ पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध कहे थे। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध इसलिए कहते हैं कि उसके जो मोनोसेकेराइड थे वो क्या थे? अल्फा थे, अल्फा वाले कंपाउंड थे। यहाँ पर बीटा वाले कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे। इस तरह से ये लैक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप समझना है, इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस तरह से लैक्टोज के अणु पाए जाते हैं। आइए हम अगला जो संरचना है उसके बारे में भी समझते हैं। ये है सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन कराया गया, जल अपघटन के फलस्वरूप ये जो होते हैं आपके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज में टूट जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इन्हीं संरचनाओं को बनाते हैं और संरचना बनाने के बाद उनसे जल निकाल देते हैं। जल निकालने के बाद जो यौगिक बनेगा वही आपका सुक्रोज होगा। तो सर्वप्रथम हम अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे, साइक्लिक संरचना बनाएंगे। ये रहा इसका साइक्लिक संरचना। OH H OH H OH CH2 OH, यहाँ पर हो जाएगा आपका H H OH C, यहाँ पर H और H, इस तरह से हो जाएगा। जो फ्रक्टोज, ये रहा इसका पेंटासाइड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमने क्या लिया है? बीटा डी फ्रक्टोज लिया है। बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है कि हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है वो किस दिशा में होता है? लेफ्ट दिशा में होता है। इसलिए हम यहाँ पर CH2OH, ये तो पहला कार्बन हो गया। दूसरा कार्बन जो होता है, दूसरे कार्बन पर जो OH होता है वो लेफ्ट दिशा में होता है। इस तरह से कुछ आपका हो जाएगा। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन OH H OH H। इसके बाद आपका अगला है OH, यहाँ पर बचेगा CH2OH और OH। इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है। ये होता है बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना और ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना। अब इन दोनों से क्या होता है? जल का एक अणु निकल जाएगा, H2, और ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं ऑक्साइड बंध द्वारा। जोड़ दीजिए। पहला एक कंपाउंड हो गया और ये दूसरा कंपाउंड। देखिए
OH CH2 OH H, ये आपका होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी भी संरचना हम ठीक उसी तरह से लिख लेते हैं। CH2 OH H OH, फिर यहां पर हो जाता है H OH H OH, फिर आपका पुनः CH2 OH। इस तरह से ये आपकी जो संरचना होगी इसका नाम होगा सुक्रोज। ठीक है, और ये दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसमें एक अल्फा कंपाउंड भाग ले रहा है, दूसरा बीटा कंपाउंड भाग ले रहा है, इसलिए इसे अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे, बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ये आपके डाइसैकेराइड जो है समाप्त होते हैं। डाइसैकेराइड के जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर थे उसके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पर बेटा जो डाइसैकेराइड के जितने भी स्ट्रक्चर हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड संरचना है। अगर आप इसको जो है एक दो बार वीडियो को देख करके पोस्ट करके देखेंगे और उसको स्वयं बनाएंगे तो हमें विश्वास है आप लोगों को समझ में आएंगे। और थोड़ा बहुत आप लोग बुक का हेल्प लेकर पढ़ोगे और संरचना को बनाओगे तो यहाँ पर क्लियरिटी आपको आएगी। क्योंकि ये थोड़ी सी संरचना कॉम्प्लिकेटेड है भी, इसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस संरचना में थोड़ा सा हम आपको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे, इधर से हम लेते हैं कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। पांचवा कार्बन जो है यहाँ पर OH नहीं रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, ये समूह जुड़ा रहता है। ठीक, यही थोड़ा सा हम सुधार इधर भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ये जुड़ा हुआ है, बाकी संरचना आपके सारे सही है। आइए हम अगली संरचना को देखते हैं। अगला आपका है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से कंपाउंड आपने पढ़ा है? इसके अंतर्गत आपके स्टार्च आते हैं, सेलुलोज आते हैं और ग्लाइकोजन आता है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के ढेर सारे मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। अर्थात पॉलीसैकेराइड जो होता है वो सभी मोनोसैकेराइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? मोनोसैकेराइड के। आइए हम देखते हैं कुछ कंपाउंडों के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले स्टार्च को लेते हैं, दूसरा आपका आता है सेलुलोज और तीसरा कंपाउंड आपका है ग्लाइकोजन। स्टार्च जो होता है या ग्लूकोज का जो है अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज के ढेर सारे अणु मिलकर के स्टार्च का निर्माण करते हैं। कैसे पता चला? जब इसका जल अपघटन कराया गया जल के इन अणुओं के साथ इसकी अपक्रिया कराई गई तो यहाँ पर देखा गया अल्फा डी ग्लूकोज थे, अल्फा डी ग्लूकोज के ये अणु प्राप्त होते हैं। कितने अणु? ये अणु प्राप्त हुए, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो स्टार्च होता है अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक इसी तरह से सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज का जल अपघटन कराने पर ये बीटा डी ग्लूकोज, किसका? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक इसी तरह से ग्लाइकोजन का जल अपघटन कराने पर अल्फा डी ग्लूकोज के ये अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहने मतलब पहली संरचना स्टार्च और ग्लाइकोजन, इन दोनों की संरचनाएं लगभग समान होती है क्योंकि इनकी दोनों के मोनोसैकेराइड एक ही जैसे हैं।
और इन्हीं दोनों संरचनाओं में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। तो आइए हम एक एक करके इन संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्च की संरचना को देखते हैं। अब आप यहाँ पर एक बार समझ चुके हैं कि ये किसके मोनोसेकेराइड होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के। तो सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना को बनाएंगे। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज के ये अणु प्राप्त होते हैं। एक बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा हो गया इस तरह से, ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से यह अणु बनते चले जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर आपने अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना के बारे में पढ़ा है। यहाँ इन दोनों के भी ऑक्साइड बंद रहता है। ठीक वही कंडीशन इसमें भी होता है, वही कंडीशन इसमें भी होता है। ये अपना दूसरे बंध से जुड़ा रहेगा और उधर भी वही कंडीशन होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं इसके। बाकी आप जो बच रहा है उसको लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर एच ओ एच 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 CH2 OH H OH H। ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा H CH2 OH H OH H। यहाँ पर आपका हो जाएगा OH H H। ठीक है, ये सभी संरचनाएं पहले जैसी हैं, केवल उन्हीं को जो है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जोड़ दिया जा रहा है। अब यहाँ पर H OH H OH H H CH2 OH और H आपका ये है। यही आपका है स्टार्च की संरचना, ये स्टार्च की संरचना। और एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। और इसमें सभी कंपाउंड एक ही जैसे हैं, अर्थात कैसे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज है, इसलिए इसे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपके जो होते हैं इसके हैं माल्टोज। इसके बाद आपका इसी तरह से सेलुलोज होता है। सेलुलोज में क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है बेटा इसकी संरचना में। सेलुलोज में यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीटा डी ग्लूकोज पाया जाएगा। तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या अंतर होगा कि ग्लूकोज की संरचना वही होगा, केवल अंतर थोड़ा सा यहाँ पर आता है कि ये जो पहला कार्बन है इसका OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। यहाँ पर OH इस तरह से रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक इसी तरह से यही बात दूसरे संरचना में भी होती है, दूसरे यौगिक में भी होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात पहला कार्बन और चौथे कार्बन ये दोनों आपस में, इससे H और इससे OH निकल जाएगा और ये दोनों आपस में एक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। आइए इसी संरचना को हम दिखा देते हैं। ऐसा कहने का मतलब H O ऐसे संरचना जुड़ जाती है। वही बात इसमें भी लागू होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐसे यंग की तरह आपका ये संरचना बन जाता है। यस, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात होगी, ऐसे निकला करता है, यहाँ पर ऐसे रहेगा और ये कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। मतलब इसके इसी तरह से इसके यहाँ नॉड निकले रहेंगे आपस में। वही बात यहाँ पर भी लागू होगा।
ठीक है, ये हो गया। ये संरचना जो हो गई वो किसकी हो गई? स्टार्च का ना होकर के किसका है ये संरचना? सेलुलोज का। सेलुलोज की संरचना हो गई। अब चूंकि इन सब में जो है बीटा कंपाउंड भाग लिया है, इसलिए इन सबको हम कौन सा बंध नाम देंगे? इनका नाम हो जाएगा बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध। बाकी जो आपका अगला पॉलीसेकेराइड बच रहा है ग्लाइकोजन, उसकी संरचना जो होती है किसके समान होती है? स्टार्च के समान होती है, क्योंकि आपने देखा है उसमें कि उनका जल अपघटन करा बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त हो रहा था। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसको समझते हैं। आइए अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में पुनः एक बार रिमाइंड करा देते हैं, या इसको हम दोहरा लेते हैं। आज के डेट में आपने जो है डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा। डाइसेकेराइड क्या होता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपने माल्टोज, लैक्टोज और जो है सुक्रोज लिया हुआ था। तो माल्टोज का क्या कर रहा था? जल अपघटन कराने पर उसमें आपने देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हो रहे थे। ठीक इसी तरह से आपने माल्टोज के बाद लैक्टोज का जल अपघटन कराया तो उसमें बीटा डी ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हो रहे थे, और उसी तरह से सुक्रोज का जल अपघटन कराया तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंपाउंड प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड के बारे में देखा। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आपके स्टार्च आते हैं, सेलुलोज आते हैं और ग्लाइकोजन आते हैं। स्टार्च जो होता है उनका जल अपघटन कराने पर आपने देखा था कि अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त हुआ था। अल्फा डी ग्लूकोज के यह अणु प्राप्त हुए थे तो उनकी संरचना बनाया। ठीक इसी तरह से आप लोगों ने जो है सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में जाना था। तरह से बेटा ये कार्बोहाइड्रेट का लास्ट वीडियो लेक्चर था। इसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पढ़ने हैं। आप लोग अब जान ही रहे हो कार्बोहाइड्रेट का क्या उपयोग है ना। इसके बारे में आप लोग बुक से अध्ययन कर लीजिएगा कि उसके कौन कौन से उपयोग होते हैं कार्बोहाइड्रेट के हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, थैंक यू।